अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर जनाब, नया दिन मुबारक। और मैं हूँ आपके साथ महक अस्लम और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। और बहुत बुरा दिन कल का रहा। आई एम सॉरी कि हम शो के आगाज़ में ये बात कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से हमें जो चीज़ हो रही है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये सितंबर का महीना शदीद क्रिकेट पे सितम ढा रहा है, एक के बाद एक बुरी खबर ला रहा है। एज अ क्रिकेट फैन वेरी मच डिसअपॉइंटेड। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को एक और धचका लगा है। पहले न्यूजीलैंड टूर्नामेंट अधूरा छोड़कर चला गया, अब इंग्लैंड ने भी मुंह मोड़ लिया। वो पाकिस्तान जो दहशतगर्द हमले के बावजूद न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेलता है, कीवीज को अकेले नहीं छोड़ता है, जो कोरोना के बाद क्रिकेट की सरजमीन इंग्लैंड में जाकर खेलों के मैदान आबाद करता है, वही पाकिस्तान जो मुश्किल हालात में ऑस्ट्रेलिया का मेहमान बनता है, उसे ये इनाम मिलता है कि एक के बाद एक बोर्ड इनकार कर रहे हैं। कोई कहता है कि हाँ वजह तो है लेकिन वजह नहीं बताएंगे, तो कोई आपको शुगर कोट कर देता है कि नहीं सिक्योरिटी का मामला नहीं है, कोविड के मामलात हैं। इस बार कोई सिक्योरिटी खदशात भी नहीं है, ना कोई थ्रेट है, फिर भी इंग्लिश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने से कर दिया है इनकार। और बहाना बनाया गया है कि खिलाड़ियों का ज़हनी और जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। ये कौन सा बहाना है? खित्ते में सफ़र के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं और जानते हैं फैसले से पीसीबी को मायूसी होगी, ये ऐसा कहा गया है। इंग्लिश टीम ने अक्टूबर में 2 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलनी थी, जो कि इनकार की नज़र हो गई है, लिहाजा इंग्लैंड भी विज़िट नहीं कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान हर जगह हर उस पे साथ देता है। जैसे आपने खुद जिक्र किया ना न्यूजीलैंड के हवाले से कि दहशतगर्दी के बावजूद हमारे खिलाड़ी वहाँ पर गए, खेले, वहाँ पर उनके मैदानों में खेले। तो ये कौन सा बहाना है जिसमें कहा जाता है ना सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसमें कहा जाता है ना ही कोई दूसरे खदशात है? तो फिर ये जो बहानेबाजी है, ये शेख साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये आती कहीं और से है और फिर इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर दी जाती है और दूसरे मुल्क की क्रिकेट की साख को नुकसान। लेकिन पता है अब बात ये कि अब हमें दो टोक होना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने किया 2 टोक ऐलान, दबंग अपनाज अपनाया, साफ कह दिया कोई रियायत नहीं करेंगे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ब्लॉक बनाकर एक हो जाते हैं। हमने उन्हें सर पर बिठाया जबकि ये हमारे खिलाड़ियों से डांट डपट करते हैं। न्यूजीलैंड से सीरीज का नुकसान वसूल करके दिखाऊंगा। अगर खतरा था तो ट्रैवल एडवाइजरी क्यों ना तब्दील की गई? वर्ल्ड कप में निशाने पर सिर्फ भारत नहीं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी होंगे। और जैसे से हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की या इंग्लैंड की, वैसे जब भारत की बात आती है ना, तो भारत जहर उगलने में पीछे नहीं है। क्योंकि भारतीय मीडिया के कल के, परसों के, उससे पहले दिन के अगर आप टीवी शोज निकाल लें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरह से इस चीज़ को जश्न के तौर पर मनाया गया। और ये वो जश्न था जिसके बारे में हम ये कहें ना कि कभी उल्टा भी पड़ सकता है तो गलत नहीं होगा। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज खतरे में पड़ सकती है, ऑस्ट्रेलिया भी पड़ तोल रहा है, मगर क्रिकेट रुकेगी नहीं। इंशाल्लाह पाकिस्तान इन तमाम कोशिशों का अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देगा। ये जो कहा जाता है ना सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, फलाना इशू है, ये इशू है, जब हमारे खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे और अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो ये सारे जवाब भी मिल जाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर क्रिकेट पर प्रोग्राम में आगे चल के हम तफसीली बात करेंगे। और क्या ही ज़बरदस्त बात है कि हमारे लिए कुछ और मेयार और अपने लिए कुछ और, ये दोहरा मेयार है। इंग्लैंड में मौजूद है न्यूजीलैंड वुमेन टीम, उनको मिला धमकी आमेज पैगाम। जी एक बार फिर सुन लीजिए, न्यूजीलैंड की टीम को इंग्लैंड में मौजूद होते हुए धमकी आमेज पैगाम मिला। होटल में बम नस्ब करने की धमकी दी गई। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकेइन्फो के मुताबिक न्यूजीलैंड की वुमेन टीम ने ट्रेनिंग सेशन भी ऐसे में मंसूख किया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि पुलिस ने की तहकीकात और धमकियों को गैर मुसद्दिका करार दे दिया। अब दोनों टीमों के दरमियान जो मैच है वो आज शेड्यूल के मुताबिक होने का इम्कान है। अब जरा सोचें कि पाकिस्तान में तो कोई धमकी भी नहीं मिली, हमारा तो सिक्योरिटी का निज़ाम ऐसा था कि हर कोई देख के कह रहा था कि ऐसे सिक्योरिटी के इंतजामात में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके बावजूद हमने देखा कि कीवी टीम जो है बगैर खेले यहाँ से निकलती बनी, चलती बनी, और जो रीजंस दिए गए वो बेबुनियादी थे। और इसके बावजूद हमने देखा कि कल ट्विटर पे भी ये चलता रहा सारा दिन कि पाकिस्तान ने जो सिक्योरिटी के इंतजामात किए थे उसकी वाह होती रही। इवन खुद एक्सेप्ट किया इन लोगों ने कि जो सिक्योरिटी दी गई थी या जिस तरह के इंतजामात थे उस पर पहले हाँ की गई और बाद में वही खदशात सामने। ऑल्दो हमारे आपस में पीसीबी के बड़े इश्यूज हैं, हमारी क्रिकेट गालिबन उतनी अच्छी ब्रांड क्रिकेट नहीं हो रही जितनी बाकी दुनिया की हो रही है। बट जब आप कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को या फिर पाकिस्तान को, तो फिर एक जुमला जहन में आता है, वी विल सरप्राइज यू। तो इंतज़ार कीजिए, वर्ल्ड कप भी करीब है,
اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جس طرح رمیز راجہ تال ٹھوک کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے نشانے پہ ساری ٹیمز ہیں, تو آئی ہوپ, آئی وش, آئی پرے کہ ہم بھرپور طریقے سے جو تمام تر لابینگ, تمام تر سازشیں ہوئی ہیں, اس کا بلے اور گیند سے جواب دے سکیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپسی اختلافات سے ہم بچیں. آگے بڑھتے ہیں اور اب پاکستان کی بہتر خارجہ پالیسی کی ہم بات کرتے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 5 روزہ دورے پر جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے ہیں. صحافیوں سے گفتگو میں وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں قیام امن کی امید اب پیدا ہوئی ہے. عالمی برادری کو افغانیوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. مزید کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ ہندوستان کے پاس آج بھی آپشن موجود ہے. اگر وہ خطے میں قیام امن کا خواہاں ہے تو کشمیریوں پر جاری مظالم کو بند کر دے اور 5 اگست جیسے غیر آئینی اقدامات کو واپس لے لیں. یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں خان صاحب ہر ایک جگہ پر جا کر بات کرتے ہیں کہ ہم بھارت سے تبھی بات کریں گے جب بھارت 5 اگست والے اقدام کو واپس لے گا, ورنہ پھر وہی بات ہے کہ سوچے بھی نہ بھارت کہ ہم ٹیبل ٹاک کریں گے یا کسی بھی طرح کا کوئی اور معاہدہ کریں گے. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جیسے ہم نے اپنی ٹاپ سٹوریز میں بھی کرکٹ کی بات کی, تو آئی تھنک ہم آغاز میں بھی کرکٹ کی ہی بات کرتے ہیں. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تب ہم پاکستانی فینس جو کہ بہت محبت کرتے ہیں نا کرکٹ سے, وہ ان کا جیسے دل ٹوٹا ایک کے بعد ایک, وہ ٹھیک, لیکن جیسے فیصل نے کہا کہ ہم بلے اور گیند سے جواب دیں گے, اس کے لیے ہمیں ایک ہو کے اب تیاری کرنی ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ اسپورٹس کی ریپرزنٹیشن کیوں ضروری ہے؟ بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑوسی ملک بھارت ایک وقت پہ کہ جس وقت وہ اپنے نیشنل پوڈیم سے یہ زہر اگل رہا تھا کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے, ان کا یہ خواب تو ہو گیا چکنا چور. اس کے بعد انہوں نے پاکستان پہ جو بھی دشنام درازیاں, الزام تراشیاں کی, وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے ان کا اثر زائل ہوتا رہا. اور اب انہوں نے یہ پینترا اپنایا ہے کہ کیونکہ پاکستان پہچانا جاتا ہے پوری دنیا میں اپنی کرکٹ کی وجہ سے, اپنے لیجنڈز کی وجہ سے, اور obviously one of the legends of Pakistan cricket is now the Prime Minister of Pakistan. تو کیوں نہ ہم پاکستان کے اس سافٹ امیج کو خراب کریں, کیوں نہ ہم پاکستان کی اس پرائیڈ کو پاکستان سے چھیننے کی کوشش کریں, اور وہ پرائیڈ ہے ہمارے کرکٹ. یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے جرنلسٹ, ہمارے بہت سارے لوگ یہ بھی شکوہ کرنا ہوتے ہیں جب دیگر سپورٹس ہوتی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کرکٹ میں تو بہت خرچہ کیا جاتا ہے, کرکٹ کو تو بہت فوکس کیا جاتا ہے, آپ پہ فوکس نہیں کیا جاتا, تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آئی گیس دس از اے ویری رانگ نوشن. ہر سپورٹس کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے, اور وہ لوگ جو اس پہ تنقید کرتے رہے ہیں کہ کرکٹ کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, فٹ بال کو نہیں کیا جاتا, ہاکی کو نہیں کیا جاتا, اگر ہاکی اور فٹ بال کو نہیں کیا جاتا تو اس میں کرکٹ کا کیا قصور ہے؟ اب جو آپ کی کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, کیا آپ خوش ہیں اس سے؟ کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس سے؟ کیا آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ آج آپ کی کرکٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جتنی قربانیاں دی ہیں اس قوم نے, جتنی محنت کی ہے اس کی سیکیورٹی فورسز نے, اور پورے سب نے مل کے کرکٹ کو واپس لے کر آئے ہیں, ایک ایک پی سی بی کا ایک ایک جو اہلکار ہے اس میں وہ کریڈٹ کا مستحق ہے, فرام دا گراؤنڈز مین ٹو دا چیئرمین. اب سب کی محنت پر پانی اس طرح سے پھیرا جائے گا تو یہ پھر قابل برداشت نہیں ہے, یہ پھر قابل قبول نہیں ہے. ہم پاکستان اس مطلب کہ ہم نے بہت ساری ٹیمز کھڑی کر دی ہیں اس ورلڈ کرکٹ کے لیے. اگر آپ کو یاد ہوگا ایک ایسے وقت میں جس وقت سری لنکا نئی ابھر رہی تھی, پاکستان نے, یہ لیٹ 80s اور بگننگ 90s کی بات ہے, پاکستان نے سری لنکن کرکٹ کو مضبوط کیا. اس کے بعد آج جو ہمارے آرچ رائیول بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس قد تک نہیں آ پا رہے, بنگلہ دیش کو ٹیسٹ کیپ دلوانے میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ تھا, بنگلہ دیش کو تگڑا کرنے میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. بار بار ان کے پاس جا کے ہم کھیلتے رہے, ان کو مدعو کرتے رہے. اور سب سے بڑی بات وہ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان کہ جس کو انضمام الحق نے سب سے زیادہ ان کے ساتھ ٹریننگ کی, ان کی کوچنگ کی, ان کو اس لیول پہ لے کر آئے, ان کے اسپنرز کو مدد دی. آج وہ پیٹھ پہ چھرا جب گھونپتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. آئی گیس پاکستان کو اپنی کرکٹ کے ساتھ اب بالکل سیریس ہونا پڑے گا, پاکستان کو اپنے کرکٹ کے ساتھ دو ٹوک ہونا پڑے گا, کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ جی سیکیورٹی ریزن ہے تو ہم نہیں کھیلیں گے, کوئی کہتا ہے کہ جی کرونا ہے تو ہم نہیں کھیلیں گے. تو پھر کیا کریں, پھر ان کے لیے کیا کریں ہم, مطلب کون سی سچویشن پیدا کریں, کون سے حالات پیدا کریں کہ وہ آئیں اور کرکٹ کھیلیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان بھی تو یہ سوچ سکتا تھا نا کہ جب انگلینڈ نے پاکستان کو بلایا تھا, جب کرونا کے کیسز اتنے زیادہ تھے انگلینڈ میں, جب نیا سٹارٹ ہوا تھا, تو اس ٹائم تو لاکھوں لوگ مر رہے تھے انگلینڈ میں.
تو پاکستان بھی منع کر سکتا تھا کہ نہیں جی ہم لوگ نہیں آ رہے, ہمارے پلیئرز کو کووڈ نہ ہو جائے, کہیں مشکلات میں نہ پڑ جائے. لیکن پاکستان پھر بھی گیا, کیونکہ پاکستان کوئی بھوکا ننگا نہیں ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے. پاکستان اس وجہ سے گیا کہ چلیں کرکٹ ہو رہی ہے, سب سے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے اور کرکٹ کی ہیلپ کرنی چاہیے. ہم لوگ انگلینڈ سے مل کے کرکٹ سٹارٹ کریں گے تو پھر پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کرکٹ سٹارٹ ہوگی. اور آپ نے اس ٹائم دیکھا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی آئی, پھر پاکستان گئی, بغیر لوگوں کے جو سیریز ہے وہ کھیلی گئی. لیکن میرے خیال ہے ان لوگوں میں شرم حیا شاید نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اس کے بعد نیوزی لینڈ کو آپ دیکھ لیں, اس میں میرے خیال ہے اس سے بھی زیادہ شرم حیا نہیں ہے, کیونکہ بنگلہ دیش کے اوپر جب اٹیک ہوا, بنگلہ دیش کے اوپر اٹیک نہیں ہوا تھا, بنگلہ دیش کی ٹیم وہاں پہ تھی نیوزی لینڈ میں جب مسجد کے اوپر اندر اٹیک ہوا. تو اس کے بعد پاکستان کا ٹور تھا, تو پاکستان تو بڑے آرام سے کہہ سکتا تھا نہیں جی ہم لوگ نہیں جا رہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ پرابلم نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, ہمیں سیکیورٹی. اب اگر کوئی بھی ٹیم جاتی تو نیوزی لینڈ کو اتنی زیادہ سیکیورٹی تھوڑی دیتا ہے وہاں پہ کسی بھی ٹیم کو, کیونکہ ان کو پتا ہمارا سیف ملک ہے. تو لیکن پھر بھی پاکستان نے نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے, گیا وہاں پہ پاکستان. لیکن پاکستان کے اندر مطلب ان کو پتہ نہیں کس چیز کی پرابلم ہے کہ ہمیں کچھ ہو جائے گا, ہمیں کوئی مار دے گا. بھائی ٹھیک ہے 2009 کا انسیڈنٹ ہوا, اس سے ہماری کرکٹ بورڈ نے بہت کچھ سیکھا. لیکن 2009 کے بعد جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان چیزوں کے اوپر کام کیے, تو میرے خیال ہے دنیا کے سارے پلیئرز جتنے بھی آئے ہیں پاکستان کے اندر, سب نے بولا کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ دنیا کی کسی ملک میں نہیں دی جاتی جو پاکستان میں دی جا رہی ہے. تو یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ یہ پری پلان ایک چیز ہے. اب انگلینڈ نے منع کیا, 100% آسٹریلیا بھی منع کرے گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دم کے پیچھے لگے ہوئے سارے. تو یہ سارے جتنے بھی ہیں بڑے بڑے کرکٹ بورڈ ہیں, یہ ایک دوسرے کے دم کے پیچھے لگے ہوئے, اس نے منع کر دیا, اس نے منع کر دیا. بھائی آپ نے اپنی کرکٹ کھیلنی ہے, اس نے اپنی کرکٹ کھیلنی ہے. لیکن کوشش یہی ہو رہی ہے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ کو بالکل علیحدہ کر دیا جائے اور پاکستان کرکٹ کو بالکل سائڈ پہ لگا دیا جائے. لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, جتنی بھی کوشش کر لیں ایسا ہو نہیں سکتا انشاءاللہ. اور تنویر جیسے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ دوہرا معیار سامنے آ رہا ہے نا, جیسے انگلینڈ میں موجود ہے نیوزی لینڈ وومن ٹیم, اور دھمکی ملتی ہے جی کہ ہوٹل میں بم نصب ہے, پھر اس کے بعد تحقیق ہوتی ہے اور پھر کہہ دیا جاتا ہے جی ایسا کچھ نہیں, اور آج شیڈیول کے مطابق وہ میچ بھی ہوگا. یہ دوہرا معیار پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. یعنی پاکستان میں تو آپ کو سیکیورٹی اتنی زبردست دی گئی کہ دشمن بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گیا, اور ایک وہ جگہ جہاں پر دھمکی ملتی ہے, جہاں پر پھر پوری تحقیق ہوتی ہے, اس کے باوجود آج وہاں پر میچ شیڈیول کے مطابق ہے. دیکھیں یہ تو طریقہ کار ہے ہی نہیں نا. مطلب کوئی بھی ٹیم اگر کسی کنٹری میں جا کے کھیلتی ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر سیریسلی چلے سیریسلی کوئی صحیح میں بھی کوئی دھمکی دے دیتا آپ کو مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, ایک بات کر لیتے, اس کے باوجود بھی آپ ملک چھوڑ کے واپس نہیں آتے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی اس کس قسم کی کال آئی ہے ہمارے پاس, یہ کسی نے دھمکی دی ہے, آپ انویسٹیگیشن کریں. ہم وقتی طور پہ ہوٹل سے نہیں نکل رہے, ہم سیریز ایک آدھ نہیں کھیلیں گے, ون ڈے چلے کینسل کر دیں, T20 کھیلیں گے. ایک دم سے کوئی بھاگتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, نہ انہوں نے کوئی پروف دیا نہ کچھ دیا, بس وہ بیٹھے ہوئے جی ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز والوں نے بولا جی تھریٹ ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو. اور بھائی جس ملک میں آئے ہوئے ہیں وہاں تو کچھ نہیں ہے کسی کو پتا, آپ کہہ رہے جی تھریٹ ہے. اور تھریٹ کس قسم کی ہے, جس قسم کی سیکیورٹی ہے اس پہ تو مطلب ناممکن سی بات ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن بہت مطلب یعنی برا ہوا ہے. اور ہمارے کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی کل جو ٹویٹ کی ہے جو انگلینڈ کے بارے میں, انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے بارے میں جو کی ہے, بالکل صحیح کی ہے. مطلب یعنی یہ کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں نا, کہ اب ظاہر سی بات ہے آپ منع کر رہے ہیں, آسٹریلیا بھی منع کرے گا. اب سب کو یہ ڈر تھا کہ اگر نیوزی لینڈ آ گئی, انگلینڈ آ گئی, آسٹریلیا آ گئی, ٹھیک ہے, یہ تین بڑے وہ ہے کرکٹ بورڈ ہے, کیونکہ انڈیا تو چلو ہم سے کھیلتا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ جو تین ہے کرکٹ ٹیمیں جو اتنی بڑی, یہ آ گئی تو پاکستان کی کرکٹ اوپر چلی جائے گی. وہ شاید مطلب نہیں چاہ رہے کہ پاکستان میں کرکٹ واپس آئے. اچھا. اور پاکستان کو گھبرانا نہیں چاہیے. پاکستان اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو اسٹرانگ کرے, اپنی کرکٹ کھیلتا رہے, چاہے سری لنکا کو بلائے, چاہے ویسٹ انڈیز کو بلائے, چاہے جس کو بھی بلائے, اپنی کرکٹ کھیلتا رہے. اور ایک چیز میں بتا دوں, اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں ان کو ایک فیصلہ اب ضرور کرنا پڑے گا کہ اب UAE میں کرکٹ نہیں کھیلنی ہے. کرکٹ تو پاکستان میں کھیلنی ہے.
यूए में नहीं खेलनी, जिसने आना है आओ, जिसने नहीं आना ना हो। एब्सोल्युटली। और साथ अच्छा ये भी बता दीजिएगा कि ऑब्वियसली एक और इशू है, और वो ये है कि राशिद लतीफ़ भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 कप का बाइकआउट कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। आपकी क्या राय है तनवीर भाई? देखिए, सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, सोच के हिसाब से सबकी अपनी एक बात होती है, उसके अगेंस्ट तो कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन जो मेरी अपनी सोच है वो ये है कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, उसमें हमें इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने इंडिया ने भी कितनी दफ़ा कह चुका है हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से, इस किस्म की बातें कर चुका है। लेकिन आईसीसी ने हमेशा उनको बोला कि आप इस किस्म का काम नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ नहीं। बायलैटरल सीरीज़ होती तो चले जी, न्यूजीलैंड अब के साथ अगली सीरीज़ है तो हम साफ मना कर दें, नहीं जी हम तो आपके साथ नहीं खेलेंगे जो आपने हमारे साथ हरकत की है। लेकिन बड़ा इवेंट है, टूर्नामेंट, आपको जाना चाहिए वहाँ पे, न्यूजीलैंड को हरा के फिर आप उनको बताएं कि जी आपने हमारे साथ जो किया वो गलत किया। ठीक है तनवीर, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और इस इश्यूज़ पर हम बात करना चाह रहे हैं, यानी क्रिकेट का हर वो पहलू जिसमें दोहरा मयार भी है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट भी कोई नहीं था, इसके बावजूद पाकिस्तान से टीम का जाना और फिर एक दूसरी टीम का इनकारी होना, यानी एक वो कहेंगे ना जुट बना लिया गया है। बिल्कुल, और इसके लिए हमें आगे के लिए भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अभी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे तो कोविड के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। वैक्सीन लगवा लो, कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद की आदत अपना लो, वरना गिरफ्तारी करवा लो। बिल्कुल ये सही बात है। इत्तलात ये है कि सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने और एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी का फैसला किया है। यही नहीं, वैक्सीन ना लगवाने वाले मोटरवेज पर सफर भी नहीं कर सकेंगे। स्टाफ की वैक्सीनेशन ना कराने पर बस स्टैंड, होटल्स, रेस्टोरेंट्स सील कर दिए जाएंगे और फिर होगा ये कि घरों में बैठना पड़ेगा। तो लिहाजा अच्छी बात यह कि जाइए और एक इंजेक्शन या वैक्सीन आप लगवा लें, खुद को वैक्सीनेट करवाएं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब ने। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। तजस्सुस मुझे ये हो रहा है कि ये जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा, एसओपीज की खिलाफ वर्जी करेगा, वो तो गिरफ्तारी उसकी है कि उसकी गिरफ्तारी होगी। इस पर वाकई अमल दरामद होगा? और ये गिरफ्तारी कितनी देर के लिए होगी? मतलब गिरफ्तार करके जेल में ले जाया गया, फिर वहाँ उसकी वैक्सीनेशन कराई, फिर छोड़ दिया गया, ये पूरा प्लीज़ प्रोसेस ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हम गिरफ्तारी के उस जो अभी जो प्राइमरी तौर पर जिस तरह की हमें जो एनसीओसी की गाइडलाइंस हैं और फिर उसी को ज़ाहिर है हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी उसी तरह से उसको नाफिज करने का फैसला किया है। उसमें इनिशियली जो है वो गिरफ्तारियां होंगी उन लोगों की, ख़ास तौर पर जैसे आपने बिजनेसेस को अलाउ किया है, रेस्टोरेंट्स, इंडोर डाइनिंग अलाउ की है, आउटडोर डाइनिंग अलाउ की है, और उसमें आपने ये एक सर्टन लिमिटेशंस लगाई हैं। मिसाल के तौर पर कि जी आप 200 से 400 अफराद के दरमियान से फॉर एग्जांपल शादी में अफराद हों, वो सारे वैक्सीनेटेड हों, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, वहाँ पर मास्किंग जो है वो प्रॉपरली इन प्लेस्ड हो। तो फ़िलहाल तो उन लोगों की जो है वो अरेस्टेशन उन लोगों की होगी जो लोग इन एसओपीज़ पे वो एडमिनिस्ट्रेशन वो शादी करने वाले जो वहाँ पर जिसकी हो रही है, तो वो लोग उनको अरेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है वो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली हम बाकी चीज़ों पर जाएंगे। जो दूसरा आपने सवाल किया कि जी जिस तरह से आप जो हमारे ट्रांसपोर्ट, ऑलरेडी मैं खुद कल प्लेन से कहीं इधर आया इस्लामाबाद की साइड पर, तो ज़ाहिर है मेरे साथ भी एक दो लोग ऐसे थे, मेरे साथ नहीं है लेकिन उसी प्लेन में उनको ऑफलोड कर दिया गया क्योंकि उनके पास वैक्सीन कार्ड नहीं था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब सख्तियाँ इन प्लेस होती जाएंगी until unless we are fully vaccinated। अच्छा कासिम साहब, तो हमारे पास कता कलामी की माजरत, आप ये अमले की बात करें, जैसे कोई होटल में जा रहा है, कहीं खाना खाने जा रहा है या किसी भी जगह पर और उसके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है, तो उसकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी? देखें अभी इसमें थोड़े साहिब हम एनसीओसी ने जो ये किया है उसमें, लेकिन ये ज़्यादातर जो इस किस्म की जितनी भी सख्तियाँ आएंगी वो उस शख्स पे आएंगी जो ओनर है वहाँ का, इसलिए कि आप जब तक
تمام لوگ اس طرح سے اس کو کمپلائنس نہیں دیں گے. اب اگر کسی شخص کو جانے کی مجبوری ہے, وہ ریسٹورینٹ میں جانا چاہتا ہے, کھانا کھانا چاہتا ہے, یا کسی ایسی جگہ پر کوئی اور ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ہوسٹ کر رہا ہے وہ اس بات کو انشور کرے کہ اس کے پاس جو شخص بھی آ رہا ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے. کیونکہ جب آپ کی کمپلائنس دی گئی ہے, آپ کے پاس ٹائم فریم دیا گیا ہے, آپ کو ویکسین کی اویلیبلٹی دی گئی ہے, آپ کے گلی محلے شہر گاؤں تک ویکسین کی اویلیبلٹی ہے, تو پھر نہ کروانے کا کوئی جواز نہیں ہے. پھر اگر نہ کروا کے آپ اگر سوچتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے وہی لگژری یوز کریں, تو یہ تھوڑا چیلنجنگ ہو جائے گا. اور اب تو وہ مارا ماری بھی نہیں ہے نا, اب تو آسانی بھی ہے ویکسین کرانے کی, ڈرائیو تھروز بھی ہیں, اور اب غالباً اتنا رش بھی نہیں ہے, حکومت نے سینٹرز بھی کھول دیے ہیں, اور موبائل ویکسین سینٹرز بھی جو ہے وہ سڑکوں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں, تو اب کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی. اچھا, یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا سر کہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارا جو سندھ حکومت کا ٹارگٹ ہے, ہم اس سے کتنی دور ہیں, کتنے قریب آ گئے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے, چہلم آ رہا ہے, تو ایسے میں انتظامات کیا کیے ہیں, اور کوئی پابندیاں وغیرہ تو زیر غور نہیں ہیں؟ دیکھیں, نہیں پابندیاں تو ان سینس ابھی الحمدللہ کراچی میں بھی ہم 5-6% کے درمیان ہوور کر رہے ہیں. وہ ابھی بھی لوگ, اب ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یا کانٹیکٹ ٹریسنگ ہو رہی ہے. کچھ ایسے کیسز بھی ہوں گے جو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ابھی بھی محک ہمیشہ ایک بات کہتی رہتی ہیں کہ جو یہاں پر ابھی بھی کہتے ہیں کہ کورونا کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کورونا کو چیز کوئی نہ سمجھتے ہوئے اپنے گھروں میں ٹیسٹ نہیں کرواتے, لیکن نمبر اس وقت کم ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی چہلم کی, اٹس ویری امپورٹنٹ. ہم نے ہماری جو منسٹر ناصر شاہ صاحب کی ان علماء کے ساتھ اسی طرح سے دوبارہ گفتگو ہوئی ہے جو جس طرح سے ہم نے محرم کے عاشورہ کے دنوں میں ہوئی تھی, تاکہ انشور کیا جا سکے کہ آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایس او پیز کو فالو کریں, اور وہ علماء کی طرف سے ایشورنس دی جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ ہم نے وہاں پر ٹیسٹنگ کی فیسلٹی بھی دے رہے ہیں اور ویکسین کی فیسلٹی بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہماری جو ویکسین کی جو گاڑیاں ہوں گی یا ٹیسٹنگ کے ساتھ یہ گاڑیاں ان پروسیشنز کے ساتھ بھی ٹریول کریں گی کہ جس ان کیس اگر کوئی وہاں پر لگوانا چاہتا ہے یا اس قسم کی کوئی ایکٹ کرنا چاہتا ہے تو بھی ہم جو ہے نا وی آر ریڈی ٹو پرووائڈ, ہم سروس دیں گے انشاءاللہ اس کو. لیکن ہیونگ سیڈ, ہم میری آپ کی طرف سے آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے جتنے بھی علماء حضرات ہیں یا جو ان ایکٹیویٹیز میں پورے شامل ہوں گے, ان سب سے اپیل یہی ہے کہ آپ جس قربانی کی ہم بات کرتے ہیں یا جس ڈسپلن کی ہمارا مذہب دین ہمیں سکھاتا ہے, یا جو ہماری ایتھکس ایز اے نیشن جو ہماری ہیں, اس میں یہ ہماری ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی شامل ہے کہ ہم ان دنوں کو بھی اس ڈسپلن کے ساتھ ایڈریس کریں جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر ایک مشکل ہے, اور پرٹیکولرلی آپ کے ملک میں آپ کے, اور پھر جب آپ کے ملک سے ہوتا ہوا آپ کے شہر سے ہوتا ہوا آپ کے گھر تک آتا ہے, مشکلات پیدا کرتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ آپ جو گورنمنٹ کی لیٹ ایس او پیز ہیں اس کو آپ فالو کریں گے تو یہ ایک نیشنل کاز آپ کے لیے ہی بہتر ہوگا اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بہتر ہے. بہت شکریہ قاسم صاحب گفتگو کرنے کے لیے, ہمارے ساتھ موجود تھے آپ. آگے بڑھ ذرا سیر کرواتے ہیں آپ کو کراچی کے چڑیا گھر کی. وہاں پر آپ نے بہت سارے جانور دیکھے ہوں گے, وہاں پر آپ بہت ساری چیزوں سے محظوظ ہوئے ہوں گے, لیکن ایک ایسی شخصیت جن کا چہرہ خاتون کا اور دھڑ لومڑی کا ہے, در حقیقت کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں ہے بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں کراچی چڑیا گھر کی ممتاز بیگم کی, جو پاکستان میں تو شہرت کی حامل ہے ہی, بیرونی جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر بھی انہیں زبردست پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ ممتاز بیگم کا اصل نام کیا ہے اور اس روپ کے پیچھے کتنے راز چھپے ہیں؟ نہیں پتہ نا؟ فیصل کریم آپ کو بتائیں گے, کیونکہ ممتاز بیگم سے مل کر آ چکے ہیں. گفتگو کیا کی انہوں نے, دکھاتے ہیں آپ. ممتاز بیگم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ممتاز السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ سب کے الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ آپ سب کی دعا الحمدللہ. گرمی ورمی بڑی زبردست ہے. گرمی بس گزار رہے, اللہ تعالیٰ کے فضل ہے, بس اللہ کا شکر ہے, ابھی گزار رہے ہیں بس. اچھا
یہ بتائیں کہ کب سے جو ہے آپ اس سچویشن میں کتنے سال ہو گئے؟ جی ہاں مجھے 47 ایئرس ہو گئے. 47 سال ہو گئے. جی جی. اور 47 سال سے آپ اسی جگہ پر ہیں. جی جی. اچھا لوگ آتے ہیں یہاں پہ تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. جی جی. تو کچھ پیسے بھی دے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا کیا لوگ کمنٹ دے کے جاتے ہیں آپ کو؟ کمنٹ بہت سارے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ کے بہت سارے زبان تو بہت سارے کمنٹس بھی ہوتے ہیں, تو طرح طرح منہ طرح طرح باتیں ہوتی ہے. پھر اگر میں بھی جواب نہیں دوں تو پھر بھی اچھا نہیں ہے, پر ایسی بات کے جواب جو ان کو مناسب ہو تو وہ میں جواب دے دیتی ہوں. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی دوسروں کو تکلیف دینا بڑا آسان ہوتا ہے. جی جی. لیکن دوسروں کے چہروں پہ ہنسی لانا, دوسروں کو اس طرح انٹرٹین کرنا, یہ سب سے مشکل کام ہے. اس مشکل کام کو کرتے ہوئے آپ کو کوئی اس طرح کا واقعہ یاد ہے کہ یار آپ نے سوچا ہوگا کہ بڑا دل دکھا آج میرا؟ تو دل تو دکھتا ہے, ظاہر سی بات ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کوئی ایسی بات کر رہے تو دل تو دکھتا ہے, اور اگر میں ان کو جواب دوں تو پھر ان میں اور میرے میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. بڑے سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, چھوٹے جو بچے آتے ہیں تو ان کا کیسا ری ایکشن ہوتا ہے؟ مطلب وہ تو بیچارے معصوم ہوتے ہیں, تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ بھائی آدھا در لومڑی کا ہے, سر جو ہے وہ انسان کا ہے, تو وہ ان کے کیسے آپ ری ایکشن ہوتے ہیں؟ بچے تو بڑے خوشی آتے ہیں, بڑے تجسس سے آتے ہیں, لیکن اس سے بڑے زیادہ تجسس سے آتے ہیں, کیونکہ بچے ان کی وجہ سے آتے ہیں اور وہ بچوں کی وجہ سے آتے ہیں. تو اس لیے بچے جو زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ یہ بنا ہوا ایسے یہ چیز بچوں کے لیے تھی. لیکن اب بڑے بھی بڑے تجسس سے آتے ہیں, ملتے ہیں, بڑے اخلاق سے بھی ملتے ہیں. اچھے برے تو سب میں ہیں, لیکن یہ ہے کہ بس اچھے ملتے ہیں. اچھا آپ کی اپنی عمر کتنی ہے؟ میری اپنی عمر 57 ہے. 57. جی. اور زندگی کے 47 سال آپ نے یہاں پہ دے دیے. جی جی جی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی یہ ہوا کہ میں کچھ اور اگر کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا؟ یہ اللہ نے آپ کا یہ والا رزق ہے باندھا ہے, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ بس دیکھو, اللہ جو رزق باندھ دیتے ہیں اس پہ تو مطمئن ہونا چاہیے, کہ اگر اس کو ٹکراؤ گے تو بھی اچھا نہیں ہے, کیونکہ پھر ٹوکری ہی ہوتا ہے. جی جی. تو آپ کو مہنگائی نے کتنا متاثر کیا ہے؟ مہنگائی سے تو ہر بندہ متاثر ہے, لیکن اب کیا ہے, لاک ڈاؤن تھا, لاک ڈاؤن میں کیا ہے, کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے. یہ چیز جب لاک ڈاؤن رہا, ویسے تو لوگ اتنا عرصے یہاں آتے ہیں, لاک ڈاؤن میں سب کچھ بند رہا, تو اس وقت کیسے آپ کے معاملات چلے؟ بس کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا, ایسے ہی گزارا ہے, بس جو جیسے ہی گزر رہا تھا گزر ہی گیا. کوئی زندگی میں خواہش, کوئی اس طرح کی چیز؟ خواہشات تو دیکھو ہر بندے کے بہت زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ جس کی پوری کرے وہ بڑے نصیب والے, صحیح ہے. لیکن ہم اللہ سے یہ گلہ شکوہ نہیں کرتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا پورا کر دیتے ہیں. بس اللہ کا شکر ہے, آپ جیسے کوئی آتے ہیں اور کوئی ایسے آتے ہیں, تو اللہ کے فضل ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ گزارا چلا لیتے ہیں. ممتاز محل سے ممتاز بیگم حکومت سے اگر کوئی اپیل کرنا چاہے تو وہ کیا ہوگی؟ حکومت سے کیا اپیل کریں گے؟ حکومت دیکھو, اگر میں نے اتنا وقت اس جگہ کو دیا ہے, صحیح ہے, لیکن اس جگہ کا آگے مجھے کوئی صلہ نہیں دکھ رہا ہے. اگر میں یہاں سے چلے جاؤں یا چھوڑ دوں تو آگے پیچھے تو پھر اور کوئی کام نہیں ہے نا میرے پاس, آگے میرے پاس کوئی اور راستہ تو نہیں ہے نا. بس یہ یہاں تک ہی تھا جہاں تک ختم ہو گیا بس. اچھا میں اگر ہلکا سا آپ سے سوال پوچھوں پرسنل, آپ نے جواب دینا ہو تو دیں, نہیں دینا تو یہ آپ کا اپنا حق ہے. جی. تو یہ کام کرتے اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو, فیملی میں آپ کے لوگوں کو معلوم ہے نہیں ہے, کیا ری ایکشن ہوتا ہے وہاں سے؟ بس ہوتا ہے, ظاہر سی بات, اگر کسی کو پتہ ہے تو بھی الگ حساب کتاب ہے, جس کو نہیں ہے اس کا الگ حساب کتاب ہے. لیکن آج کل سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پہ تمہیں پتہ ہے ہر چیز عروج پہ ہی ہوتا ہے. فیملی آپ کو اچھی سپورٹ الحمدللہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. آپ سب کا بھی اسی طرح لوگوں کو آپ انٹرٹین کرتے رہیں, اور آپ نے جیسا کہا کہ ہم بھی آپ کی آواز اوپر تک ضرور پہنچائیں گے, کہ اگر کسی نے 47 سال تک جو ہے وہ لوگوں کو محظوظ کیا ہے تو یہ بھی ایک خدمت ہے. کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ دل تکلیف میں آیا ہوگا اور آنکھ میں آنسو آئے ہوں گے کہ خدا را میرے ساتھ ایسا نہ کرو, میں تمہارے لیے یہاں پر بیٹھی ہوں. بس ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ برداشت کر لیتے ہیں, اور برداشت کی حد بھی تمام ہوتا ہے, پھر بھی میں برداشت کر لیتی ہوں, لیکن اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہوں, صحیح ہے.
क्योंकि देखो उस टाइम अगर दिल से कोई बद दुआ भी निकलती है ना तो वो भी लगती है, लेकिन दुआ भी बहुत जल्दी लगती है। जी। बहुत शुक्रिया आपका। आप सबका इसी तरह इंटरटेन करते रहें आप लोगों को, इंशाल्लाह। ठीक है, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सबकी टीम का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आपकी टीम आई और हमारे साथ 2 बातें करी, और आप सबकी टीम का भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो 47 साल से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं और इतना अरसा हो गया है, 57 बरस खुद इनकी उम्र है। क्या ही मजबूरी रही होगी कि जिन्होंने ये काम जो है उसको इख्तियार किया, लेकिन इसके बावजूद कि लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ पसंद का इजहार करते हैं, कुछ जो है वो देख के चले आते हैं, कुछ जुमले भी कसते हैं, लेकिन मुमताज़ बेगम जैसे लोग जो एंटरटेन करने के लिए, लोगों को महसूस करने के लिए और लोगों के दुखी दिलों को खुश करने के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं। इल्तमास यही है कि जब यहाँ पे आएँ तो हौसला अफजाई करें, ना कि इन पर जुमले और फ़िक्रे कसें। वेलकम बैक। हम अक्सर ये बातें सुनते हैं कि मुल्क पर ताकतवर माफियाज का कब्जा है। बहुत से लोगों की राय तो ये होती है कि हर शोबे पर ही माफिया का राज है, इसलिए आम आदमी का कुछ नहीं होता। ये भी तासुर पाया जाता है कि इन ताकतवरों के सामने खड़ा होने के लिए कोई काबिल लीडर या शख्स मौजूद नहीं है। इलेक्शन से कबल PTI का भी यही मंशूर था कि मुल्क को ताकतवर माफिया से बचाना है। हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ मुल्क को इस ही टोले से आज़ाद कराने में कामयाब हुई या नहीं हुई, लेकिन 87% पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि मुल्क को माफिया से वापस लेने या आज़ाद कराने के लिए एक मजबूत लीडर की ज़रूरत है। गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे में सवाल किया गया है कि पाकिस्तान को अमीर और ताकतवर लोगों से वापस लेने या फिर आज़ाद कराने के लिए मजबूत लीडर की ज़रूरत होती है, तो 71% ने इस बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक किया है। 16% किसी हद तक मुत्तफिक दिखाई देते हैं। सर्वे में मजीद क्या दिलचस्प अदादो शुमार हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी ने। बिलाल, गुड मॉर्निंग। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये दिलचस्प सर्वे मुझे बताएगा कितने अफराद पर मुश्तमिल था? जी थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। ये सर्वे तकरीबन 1400 अफराद पर मबनी था और इसको सिलेक्ट करने के लिए जो शुमारियाती तौर पर दुनिया भर में सर्वे के तरीके हैं उनको अपनाया गया। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताएं कि इस सर्वे में शामिल ज़्यादातर अफराद की उम्र, या फिर मैं ये कहूँ कि किस तबके या शोबे से वो ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि हमेशा PTI को यंगस्टर्स सपोर्ट करते नज़र आए हैं, तो प्लीज़ ये भी बताइएगा। बिल्कुल, जो सर्वे का तरीका है वो उसमें कोशिश यही की जाती है कि सर्वे के सैंपल में और ऐसे ही अफराद लिए जाएं और उतने ही तनासुब से लिए जाएं जितने किसी भी माशरे में या किसी सोसाइटी में मौजूद हैं। तो हमारे सर्वे में भी पाकिस्तान क्योंकि एक यंग कौम है, तो अगर आप 67% जो अवाम है वो 30 इयर्स से कम उम्र की है। इसी तरह से इसमें तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो गाँवों में रहते हैं। तो यही दोनों चीज़ें हमारे सैंपल में मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा तबका इसमें यंग लोगों का है, बहुत बड़ा तबका गाँवों में रहता है। गरीब अफराद क्योंकि मुल्क में ज़्यादा हैं, तो इसी तरह हमारे सैंपल में भी उनका तनासुब ज़्यादा है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे था, बिकॉज जब आपने ये एक चीज़ बात जब की ना कि गांव में, तो हमारी अर्बन पॉपुलेशन हो कि रूरल पॉपुलेशन, बोथ पॉपुलेशंस डील विद दिस मेनेस ऑफ माफिया। अगर आप अर्बन की बात करें तो यहाँ पे कॉर्पोरेट माफियाज हैं, पॉलिटिकल माफियाज हैं, क्राइम माफियाज हैं, और अगर आप रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो वडेरा शाही और इससे वो बेचारे हमें जूझते नज़र आते हैं। तो वो इंटरेस्टिंग फैक्टर पॉइंट आपको क्या नज़र आया इस सर्वे में? जी, ये सर्वे पाकिस्तान में भी किया गया और दुनिया में बहुत से और मुख्तलिफ ममालिक में भी किया गया। तो देखने में ये आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता पिछले कुछ दहाइयों में लोगों का जो ट्रस्ट है वो पॉलिटिकल लीडर्स से उठकर एक स्ट्रॉन्ग लीडर, यानी वो किसी भी तरीके से आए मगर एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लीडर हो, उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो देखने में ये आया कि जैसे जैसे लोगों के मसाइल क्योंकि सॉल्व नहीं हो रहे, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जैसे आपने कहा कि ताकतवर लोग जो हैं जागीरदार भी हैं और कैपिटलिस्ट भी हैं,
तो क्योंकि डेमोक्रेसी समहाउ इन लोगों के खिलाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर कारआमद साबित नहीं हो रही और लोगों को उनके मसाइल का हल नहीं मिल रहा, बल्कि कुछ हद तक ऐसा भी हो गया है कि डेमोक्रेसी में भी ऐसे ही लोग जो ताकतवर हैं वो घुस बैठे हैं। तो लोगों की एक ख्वाहिश पैदा हुई है कि कोई डेमोक्रेसी से बाहर कोई ऐसे लोग हों जो ताकतवर भी हों और हमें इससे आज़ाद करा लें। तो एक आज़ाद कराने वाले कद आवर शख्स की एक जो इंतज़ार है उसमें दुनिया भर में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में भी एक काफ़ी बड़ा तबका है जो इस तरह के लीडर को देखना चाहता है। अच्छा, सिटिंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये सुन के काफ़ी सरप्राइजिंग है। मेरे ख्याल से बिलाल भाई एक अगला सर्वे इस चीज़ को अब मेरे ख्याल से जाता है कि हाउ मेनी सपोर्ट्स अ डेमोक्रेटिक सेटअप, हाउ मेनी वांट्स अ ऑटोक्रेट सेटअप। मेरे ख्याल से इस पे भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं? बिल्कुल। अब आई थिंक इसमें दो पहलू हैं। आई थिंक एक ये कि लोग चाहते तो डेमोक्रेसी हैं मगर साथ में इस तरह के व्यू भी रखते हैं, और हम जब कोशिश करते हैं कि लोगों की राय एज अ मैसेंजर जो है वो पॉलिटिशियंस तक पहुंचाएं, तो उनको बताने का मकसद ये होता है कि जिन अवाम ने उनको चुना है वो उनसे नाखुश हैं, इस हद तक नाखुश हैं कि वो किसी और रास्ते में देख रहे हैं। तो इस मकसद ये नहीं है कि डेमोक्रेसी ना हो, शायद हमारे ख्याल से अवाम का भी मकसद ये नहीं है, मगर उनको ये बताना है कि अगर आप कारआमद साबित ना हुए, जो कि आप अभी नहीं हो रहे, तो लोग और रास्तों की तरफ देखने पे माइल हो सकते हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी है, एक ये भी सर्वे कराइएगा कि हाउ मेनी आर डेमोक्रेसी लिटरेट पीपल, क्योंकि हम जमहूरियत में रहते हुए हमारे कितने हुकूक हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, हमारे साथ आप मौजूद थे। और जैसे कि सर्वे में बताया, लोगों का जो एतमाद है वो उठता जा रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप से, लेकिन लोग डेमोक्रेट लिटरेट कितने हैं, लोगों को कितना मालूम है कि डेमोक्रेसी क्या है और उसमें उनके कितने फ़राइज़ हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि लोगों को नहीं मालूम कि फाइलर्स क्या हैं और नॉन फाइलर्स क्या हैं। एक ब्रेक के बाद अच्छा, लेकिन एक और चीज़ ऐड है कि बस इलेक्शन आने वाले हैं तो फिर दोबारा से सियासी जमातों पे एतमाद बहाल हो जाएगा, वो बिरयानी और जब कीमे के नाच चलेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। सारी चीज़ें सही करने की ज़रूरत है, जिसमें है अपनी एक बेसिक सेंस अबाउट द टैक्सेशन, यानी कि फाइलर बन जाओ वरना सहूलियात से जी आप हो जाएंगे महरूम। घर की बिजली कटेगी, टेलीफोन बंद होंगे। हुकूमत ने टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन 30 तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक टैक्स से मुतालिक गलत मालूमात फराहम करने पर कम अज़ कम 5 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल सज़ा हो सकेगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताएगा। देखें, अगर आप नॉन फाइलर्स हैं और आप इनकम टैक्स रिटर्न या गोशवारे दाखिल नहीं कर रहे तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि हुकूमत जो है वो बुनियादी शहरी सहूलियात से आपको महरूम कर सकती है। अगर आप नॉन फाइलर हैं, आपके घर की बिजली कट सकती है, आपके घर का गैस कनेक्शन डिसकनेक्ट हो सकता है, और आपके पास जो मोबाइल है आपके हाथ में, इसकी सिम भी ब्लॉक हो सकती है, आपका टेलीफोन नंबर जो है उसको भी बंद किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो बैंकिंग सर्विसेज हैं या सहूलियात हैं उन तक आपकी रसाई भी मुश्किल हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी उसमें। और इसके अलावा अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो योमिया 1000 रुपये जुर्माना या फिर आपको 2 साल तक कैद की सज़ा भी हो सकती है। इस ऑर्डिनेंस में ये भी बताया गया है कि नादरा और साथ साथ जो नैब है उसको बुनियादी डाटा तक रसाई दी गई है, और वो उन शहरियों की तमाम तफसीलात मालूमात जो खुफिया हैं वो FBI से शेयर करेंगे, और FBI जो है फिर कार्रवाई करेगा और इन सहूलियात तक रसाई मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि पार्लियामेंटेरियन और सरकारी अफसरान को जो टैक्स की तफसीलात ज़ाहिर करने से इस्तिस्ना दिया गया था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। नैब जो है वो 20 साल पुराने बंद किए गए मुकदमात भी दोबारा खोल सकता है। नॉन फाइलर प्रोफेशनल्स हैं जिनमें वकला, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट, इंजीनियर, IT माहिरीन और दूसरी सर्विसेज हैं, उनको भी अब टैक्स नेट के अंदर आना होगा। कंपनियां और कॉर्पोरेट सेक्टर में 25,000 रुपये तक डिजिटल तरसीलात कर सकती हैं। और एक और अहम चीज़ इसमें ये कही गई है कि नॉन फाइलर कमर्शियल सारिफीन या वो लोग जो कि नॉन रजिस्टर्ड सनती सारिफीन हैं, उनको बिजली के बिल के ऊपर ज़्यादा सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, यानी 5 से 17% ज़्यादा टैक्स लागू होगा। अगर माहाना 50,000 रुपये बिल है तो उस पर 17% इजाफी टैक्स लगेगा, और अगर 10,000 रुपये माहाना बिल है तो 5% इजाफी टैक्स देना होगा। ये वो लोग हैं कमर्शियल और सनती सार्फिन बिजली के जो रजिस्टर्ड नहीं है सेल टैक्स की मद में, या उनके पास नेशनल NTN नंबर नहीं है।
تو فائلر اور نان فائلر سہولیات اور نقصانات کیا کیا ہیں یہ ہم نے آپ کو بتایا، لیکن جب ہماری ٹیم نے شہریوں سے سوال کیا کہ کیا انہیں معلوم ہے کہ فائلر اور نان فائلر کا فرق، تو بہت سارے دلچسپ جواب سننے کو ملے۔ شہریوں نے کیا بتایا آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہر پاکستانی کو فائلر ہونا چاہیے۔ میں نان فائلر ہوں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے فائلر نان فائلر کا انہوں نے رولا ڈالا۔ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، اس چیز کا کچھ نہیں پتا۔ فائلر ہونے کے لیے تو آپ کو کچھ جائیداد ہونی چاہیے، آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ ہماری دودھ کی اپنی شاپ ہے، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ فائلر اور نان فائلر کیا ہوتا ہے۔ جی نہیں، میں فائلر نہیں۔ اگر مجھے گورنمنٹ اویئرنیس دے گی ہمیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ فائلر ہونے کا فائدہ تو تب ہونا کہ ہمیں کچھ مطلب سہولت بھی مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کوئی سہولت نہیں ہے۔ ٹیکس ریلیف تو ہے نا فائلر کے لیے، ایک تو آپ ٹیکس پیئر بن جائیں گے۔ فائلر کیا ہوتے ہیں؟ فائلر تو میں نہیں جانتا۔ اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ حکومت کو دیتے ہیں تاکہ حکومت اپنے ڈیولپمنٹ کے کام کر سکے یا اپنے خرچے چلا سکے۔ جنرلی ہونا چاہیے، لوگوں کو فائلر بننا چاہیے۔ فی الحال میں نان فائلر ہوں۔ جو بندہ ٹیکس رجیم میں آتا ہے تو وہ اپنا ریٹرن سبمٹ کرتا ہے۔ وہ پرسن فائلر بن جاتا ہے جو گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتا ہے، اور جو ٹیکس پے نہیں کرتا وہ نان فائلر میں آ جاتے ہیں۔ میں فائلر ہوں۔ جی سر، میں فائلر ہوں۔ سر اصل میں جو اینول اپنی ریٹرن جمع کرواتا ہے وہ فائلر ہے، جو لوگ اپنی ریٹرن جمع نہیں کراتے وہ نان فائلر ہے۔ فرق پڑتا ہے کافی، فائلر ہونا چاہیے۔ فائلر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس پیڈ کرتے ہو اور جو گورنمنٹ کے اخراجات ہیں وہ آپ کے ذریعے آپ گورنمنٹ تک پہنچاتے ہو۔ میرے خیال سے جو بھی نان فائلر ہے اس کو فوراً فائلر ہونا چاہیے، اور یہ نان فائلر رہنا ہی نہیں چاہیے کوئی بھی۔ جس طرح NIC مسٹ ہے اس طرح فائلر مسٹ ہونا چاہیے۔ فائلر نان فائلر، فائلر مطلب ٹیکس پے جو سالانہ ٹیکس بھرتا ہے، نان فائلر جو بنا ٹیکس کے چل رہا ہے۔ فائلر جو ہوتا ہے وہ ٹیکس پے کرتا ہے، نان فائلر ہوگا جو ٹیکس نہیں دیتا ہے۔ جو نان فائلر ہے وہ ایسے ہی اپنے بزنس چلا رہے ہیں اور اپنا ٹیکس پے نہیں کر رہی ہے، ہماری گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے۔ جس کے پاس انکم ٹیکس وہ دیتا ہے وہ فائلر ہوتا ہے، جو نہیں دیتا وہ نان فائلر ہوتا ہے۔ بھائی فائلر وہ ہے جو ٹیکس پے کرتے ہیں، اینڈ نان فائلر وہ ہے جو ٹیکس پے نہیں کرتے۔ فائلر ہیں وہ ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں، جو نان فائلر ہوتے ہیں وہ ٹیکس پے نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو نان فائلر ہیں ان کے لیے تو سخت سے سخت اقدامات ہونے چاہیے۔ ٹیکس پیئر لسٹ پہ آپ کو آنا پڑتا ہے، FDR کی ضرورت بھی ہے، ملک کی اثاثہ ہے، ملک ہم لوگ معیشت میں اپنا حصہ پے کرتے ہیں۔ یار فائلر یہ کہ نان فائلر اور فائلر میں ڈفرینس یہ ہے کہ فائلر جو کہ ٹیکسز وغیرہ بھرتا ہو اور نان فائلر جو کہ ٹیکس وغیرہ نہ بھرتا ہو، جو کہ رجسٹرڈ نہ ہو FDR وغیرہ سے۔ تو یہ دلچسپ جوابات آپ نے سنے۔ فائلر کون ہوتا ہے، نان فائلر کون ہوتا ہے؟ جو انکم ٹیکس دے دے وہ فائلر ہوتا ہے، جو انکم ٹیکس نہیں دے وہ نان فائلر ہوتا ہے۔ جی آپ فائلر ہیں؟ میں فائلر ہوں یا نہیں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے یا نہیں۔ تو اس سب پہ بات کرنے کے لیے، ویسے میں فائلر ہوں، اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے ٹیکس ایکسپرٹ علی اے رحیم صاحب کو۔ علی صاحب السلام علیکم۔ السلام سر، سب سے پہلا سوال یہی ہے، آپ نے ہمارے لوگوں کی جو بیسک نالج ہے اباؤٹ فائلرز اینڈ نان فائلرز وہ سنی۔ کیا ہوتا ہے فائلر اور کون ہیں وہ لوگ جو نان فائلرز ہیں؟ سمپل الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ جو گوشوارے داخل کرے گا وہ فائلر ہے، جو گوشوارے نہیں داخل کرے وہ نان فائلر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں جو کانسیپٹ جو پبلک کے ذہن میں ہے کہ جو ٹیکس دیتا ہے وہ فائلر ہے، اگر ٹیکس نہیں دیتا نان فائلر ہے۔ ٹیکس تو ہر غریب امیر سب دے رہے ہیں ٹیکس۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس، ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس۔ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا اس کا مواد پاکستان میں تقریباً 2/3 ہے، اور ڈائریکٹ ٹیکسز 1/3 بلکہ 1/3 سے بھی کم ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ جتنے انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہم انحصار کرتے رہیں گے اتنا ہی اس ملک میں انفلیشن اور کا افیکٹ آئے گا، اور ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ اس کے لحاظ سے کم ہوتا رہے گا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک ٹیکس لگا دیتے ہیں اور غریب اور امیر کے اوپر ایک ہی ٹیکس اگر لگ رہا ہے تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ یو بینگ انفیئر۔ اسی کے لیے سیلز ٹیکس کا نام ریگریسو ٹیکس دیا جا رہا ہے۔ ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے، وی ہیو ٹو ناؤ برنگ پروگریسو ٹیکس انٹو دی اکانومی۔ اینڈ واٹس دیٹ؟ مطلب ریگریسو obviously غریب کی جیب سے جا رہا ہوتا ہے۔ ریگریسو مطلب یہ زبردستی مار دھاڑ کر کے آپ نے ٹیکس لے لیا، مطلب پتہ بھی نہیں ہے کہ اور ٹیکس چلا بھی گیا۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو کانسیپٹ سمجھاؤں۔ اچھا، آپ کا یہ بھی سوال تھا کہ واٹ از دین، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ لیکن جو زیادہ کماتا ہے اس کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے۔ بالکل۔ جو کم کماتا ہے یا تو ایگزمپٹ ہو یا اس کو کم ٹیکس دینا ہو، مطلب پیرٹی اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ میں ذرا سمجھا دوں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جی ہر فرد
जिसकी बिजनेस आमदनी 3 लाख से ऊपर हो या सैलरी 6 लाख से ऊपर हो, उसको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ये पर एनम आप बात कर जी, रहे हैं? पर एनम, ठीक, पर एनम, पर ईयर, ठीक है। जैसे ही वो अपने गोशवारा दाखिल करेगा, वो फाइलर के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि जो रिटर्न दाखिल कर देगा वो सेल्फ असेसमेंट स्कीम पे आ जाएगा। सेल्फ असेसमेंट स्कीम पे पहले ये देखा जाएगा कि जी ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया उनका रिटर्न, अब आगे चल के उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। अगर क्रॉस वेरिफिकेशन में इनके खिलाफ कुछ नहीं आता है तो वो ट्रीट किया जाएगा कि वो उसका रिटर्न सही है और उसको जाने देंगे। जहाँ क्रॉस वेरिफिकेशन में यानी एक ने कहा कि हमने इनको माल बेचा है, दूसरे ने कहा हमने ख़रीदा नहीं है, तो वो फिर क्रॉस वेरिफिकेशन में वो भी फंस रहा है, ये भी फंस रहा है। अच्छा, चेन बिल्डअप कर रही है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था तकरीबन 2000, जब ये नया ऑर्डिनेंस जो आया था ना, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया था और उस वक्त से हम ही लोग कह रहे थे कि जी आपका जो CNIC नंबर है जी, वही आपका NTA नंबर होना चाहिए। इसलिए कि CNIC वो वाहिद नंबर है जो डिवोर्स्ड इंडिपेंडेंट आइडेंटिफाइबल नंबर है। आपको यानी एक नंबर के दो नहीं हो सकते कार्ड। तो अगर वो चीज़ पहले ही इम्प्लीमेंट हो जाता है तो अभी काफ़ी हद तक आगे हो सकता है। मैं अब यही आपसे अली साहब पूछना चाह रहा था कि देखें, एक तो होता है कि आपने अपने गोशवारे जो असासजात हैं, अगर कोई बिजनेसमैन नहीं है, सैलरी क्लास पर्सन है, तो ये बताएगा कि गाड़ी कितनी है, जेवर कितना है, घर कितने हैं, वेल्थ स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, वो सब आप देंगे। असल जो इशू आ रहा था FBR को, वो ये आ रहा था कि जो फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन थी ना, वो बड़े मसले मसाइल कर रही थी। तो अब और यू बीइंग ओवर हेयर, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी भी लूँगा इस इशू को जोड़ने की, जो थर्ड ऑर्डिनेंस आ रहा है टैक्स का, जिसमें कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है FBR और नादरा से। कितना सक्सेसफुल होगा वो कि अब जो फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन है उसको हम कर्व कर सकेंगे? देखिए, अब मैं जैसे अभी आपको बता रहा था कि अब शनाख्ती कार्ड हैज़ बिकम योर मेन बेस। ओके, आप गाड़ी ख़रीदें, घर ख़रीदें, कोई बड़े अखराजात करें, बैंक अकाउंट मोबाइल खरीदें, खोलें, मोबाइल ख़रीदें, सब के लिए आपको वो देना पड़ेगा। शनाख्ती कार्ड, जहाँ आपने शनाख्ती कार्ड नंबर दिया, या तो आपने कोई एसेट क्रिएट किया, यानी अगर कोई ख़र्चा किया या एसेट क्रिएट हुआ, या आपने कोई अखराजात किया। अब मिसाल के तौर पे आप बच्चों का स्कूल फ़ीस आप दे रहे हैं, आजकल स्कूल फ़ीस भी कुछ कम नहीं है, आप लोग को पता होगा, मुझे तो कम पता है इसलिए मेरे छोटे हैं नहीं बच्चे, मगर आजकल स्कूल फ़ीस भी बहुत बढ़ा हुआ है। तो उसकी वजह से हो ये रहा है कि स्कूल फ़ीस जब आप पेमेंट करते हैं तो उमूमन वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। सही। जब बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया, बैंक अकाउंट के साथ लिंकअप है आपका नादरा का नंबर। अभी लिंकअप नादरा के साथ नहीं है, मगर नादरा का नंबर तो है ना बैंक अकाउंट में। जब वो चीज़ आपका CNIC हो जाएगा तो FBR के पास सारा इंफॉर्मेशन होगा कि जी आपके नंबर पे क्या क्या अखराजात हुए, कितनी आमदनी आई, कितना। मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, अभी बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहाँ से तनख्वाहदार बंदा कहाँ से तनख्वाह ले रहा है, कितना अखराजात कर रहा है। अगर उनके अखराजात में पैरिटी नहीं है तो भी वो फंसेगा। यानी कहीं से तो कोई ऐसी आमदनी आ रही है उनको जिसकी वजह से वो अखराजात कर रहा है, वो भी फंसेगा। बिल्कुल। तो ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हम लोग शुरू से हम भी चला रहे हैं। और आपको याद होगा कुछ पास्ट हमारे FBR के भी लोग थे, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी लोग थे, मैं नाम इस वक्त किसी का नहीं लूँगा, मगर दे हैव बीन आफ्टर दिस के डॉक्यूमेंटेशन जब तक नहीं होगा। देखिए, मसला क्या है कि इस मुल्क को चलाने के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए होते हैं, वो हमें टैक्स से क्रिएट करना है। जितना शॉर्टफॉल होता है वो या तो हम बोरो करते हैं बाहर से या लोकल बोरोइंग करते हैं। एवरीबडी हैज़ टू गो। हम लोन ले लेंगे, हमने मुल्क तो चला लिया, बट देन ये वापस भी तो करना है ना। कहाँ से वापस करना है? अब वापस कहाँ से करेंगे? दोबारा कर्जे लेके कौन देगा? कौन देगा? जब पहले किसी ने दे दिया वापस नहीं किए तो आगे कौन कर देगा? प्रॉब्लम ये है ना कि यू हैव टू नाउ इनकलकेट, यानी आपको उसके अंदर आपको वो करना पड़ेगा कि ये ठोस से आप ये कहें कि हाँ जी हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। सही। और ये एक जो स्टेप है जो अभी शौकत अली साहब ने कहा है
कि ही इज़ गोइंग टू टेक एक्शन. आई एम टेलिंग यू वन थिंग, उनके लहजे से मुझे अब महसूस ये हुआ कि ही इज़ गोइंग टू टेक एक्शन. सही, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है. अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बताएं, अगर कोई भी शख्स, जैसे मैं हूँ और मैंने पिछले 5 साल से टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी मैं, और अब आपकी बातें सुन के मैं चाहती हूँ कि मैं फाइलर बन जाऊँ, तो क्या मुझे पिछला 5 साल रिकॉर्ड पेश करना होगा? देखिए होता क्या है कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपका सोर्स क्या है. अच्छा. एक अब मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ आप बिज़नेस कर रही हैं, ठीक है. अब आप जब बिज़नेस कर रही हैं तो आपने कुछ आमदनी कमाई होंगी. अगर आप रिटर्न डाल दें तो अगर इस साल का आप डाल दें तो आप फाइलर के कॉन्सेप्ट में जाएंगे मार्च 2022 में, अभी नहीं जाएंगे जी. ओके. जब पिछले साल का आप रिटर्न डालेंगी और 1000 रुपये का पेनल्टी भी देंगी तो इस साल से आप ऑटोमेटिकली फाइलर में आ जाएंगी. ठीक है. अच्छा, अब फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस जो है ना, ये जो क्रिएट किया गया है, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था तकरीबन 2015 से. जब ये आपको याद होगा कि जो रिटर्न दाखिल करते हैं तो उनको टैक्स कम लगेगा और मतलब बैंक ड्राइंग्स के ऊपर जो वहाँ से शुरू हुआ है. जी बिल्कुल. तो उसके बाद हुआ ये था कि बाज़ार में यानी वो चेक्स, यानी आपने मुझे चेक दिया, वही चेक मैंने आगे कर दिया, वो चेक आगे चल गया. बैंक के थ्रू बैंकिंग वॉज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. अब उसके बाद ये हुआ कि फिर वो एमनेस्टी स्कीम आया था, 2018 में भी आया था, 2019 में भी आया था. उस वक्त गवर्नमेंट ने लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दी थी कि जी आप अपने असासे डिक्लेयर कर दें, अपने एसेट्स बता दें, कैश इन हैंड. अच्छा, 2019 में आपके अखराजात को भी कवर कर दिया था कि अगर पास में आपने अखराजात कर लिया, जैसे अभी ये आप पूछ रही थी कि जी अगर मैं फाइलर नहीं, अगर आपने वो एमनेस्टी दाखिल कर ली है तो आपको फिर कोई फिक्र करने की बात नहीं है. अगर आपने वो एमनेस्टी नहीं दाखिल करी, मेरा सजेशन ये है कि आप लोग रिटर्न दाखिल करके डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाएं. एक जब आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाएंगी ना, देन यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू सीधा ठोक के कह सकते हैं कि जी आई एम अ फाइलर. ओके. अब जो आवाम के जो फ़ायदे की बात है वो ये है कि ओवरऑल द वर्ल्ड वी सी फाइलर्स को कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होते हैं ना. हमारे यहाँ पाकिस्तान में फाइलर्स को क्या बेनिफिट हैं, एक. दूसरा, आर दे सफिशेंट इनफ? एक आम आदमी जो कि बिजनेसमैन नहीं है, जिसकी मान लें कि पर एनम जो है वो 6 लाख है भी, तो पर मंथ आप उसको 50,000 रुपये होगी, तो वो उस 50,000 में से भी दे रहा है टैक्स और ये, तो उसको पाकिस्तान में क्या बेनिफिट हैं और क्या वो सफिशेंट हैं एज़ कम्पेयर टू द आउटर वर्ल्ड? देखिए, जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, अगर लेट्स कंपेयर अ वेस्टर्न कंट्री विथ पाकिस्तान, ठीक है, उसमें होता क्या है कि वहाँ प्लास्टिक मनी चल रहा होता है. प्लास्टिक मनी ये है कि आपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर सारी चीज़ें आप कर रहे, ऑल योर एक्सपेंडिचर्स, योर फैमिली एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग इज ऑन प्लास्टिक. नाउ देयर थिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड. आई एम नॉट सेइंग 100%, बट मेजॉरिटी डॉक्यूमेंटेशन है. ठीक है. यहाँ ये है कि कैश का जो है ना वो कॉन्सेप्ट चल रहा है. अब जो आप कह रहे हैं कि वेदर इट इज़ सफिशिएंट और नॉट एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, नो इट इज़ नॉट सफिशिएंट. अब मैं आपको रीज़न बताऊँ. रीज़न ये है कि आज पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है. बिल्कुल. फाइलर्स कितने हैं? 30 लाख. 30 लाख फाइलर्स जिन्होंने रिटर्न दाखिल, 30 लाख, यानी 1.5% भी नहीं है पॉपुलेशन का. आई एम सॉरी, इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए कहने के लिए. अगर आप यहाँ से पेशावर चले जाए बाय रोड, कितने दुकानें होंगी जिनको टैक्स देना चाहिए? नहीं देते. ठीक है. अगर आप एक एस्टिमेट, मोटा मोटा एस्टिमेट लगा लिए, 1.25 से 1.5 करोड़ लोगों को सिर्फ इसका टैक्स देना चाहिए पाकिस्तान में. हम 30 लाख में भी बैठे हुए हैं. अच्छा, अब फाइलर और नॉन फाइलर का डिस्टिंक्शन क्या है? ये 2015-16 की बात है. उस वक्त हमारे बार की तरफ से, मैं कराची टैक्स बार की बात कर रहा हूँ और पाकिस्तान टैक्स बार की, हमने अप्रोच किया था गवर्नमेंट को कि जी आपको कुछ ना कुछ डिस्टिंक्शन फैक्टर आपको देना पड़ेगा. मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना पासपोर्ट बनाने जाता हूँ या लाइसेंस बनाने जाता हूँ, फाइलर का लाइन अलग होना चाहिए, नॉन फाइलर का अलग होना चाहिए. अगर मैं बाहर से आता हूँ, अब तो खैर आजकल इंटरनेशनल ट्रैफिक इतना रुका हुआ है, बट अदरवाइज़ जो लोग दुबई से आते थे, अगर आपको याद हो, एक हंगामा होता था आप मतलब एयरपोर्ट से निकलने के लिए. उधर हमने सजेस्ट किया था कि फाइलर का लाइन अलग हो, नॉन फाइलर का लाइन अलग हो. फाइनली उन्होंने कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंट कर दिया था ये सब चीज़ें, बट इट हैज़ टू बी री इम्प्लीमेंटेड. एंड सर, आपको पता है कि हमारे लोग सिविक इशूज़ पे तो इतना नहीं करते. अगर
फाइलिंग का उन्हें कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो? मॉनेटरी अभी होगा, वो भी बता रहा हूँ। अब अगर आप फाइलर हैं तो मिसाल के तौर पे अगर मुझे डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड पे अगर मेरा 15% कटेगा तो अगर कोई नॉन फाइलर है उसका 30% कटेगा। डबल एग्जैक्टली डबल कर दिया है हर चीज़ के ऊपर। गाड़ियों का टैक्स के ऊपर भी कर दिया है, उसके बाद आपका बैंक इंटरेस्ट के ऊपर भी कर दिया, सब चीज़ों को भी उन्होंने डबल कर दिया। तो ला मुहाला लोगों को इनकरेज नहीं, फोर्स करने के लिए फाइलर बनो। और आई गेस हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी अगर देखिए अभी उसके ऊपर थोड़ा सा वर्किंग, आई बिलीव द गवर्नमेंट इज डूइंग द वर्किंग, बट हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी फ़ायदा हो। ठीक है, जब तक आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, पहले तो आप लोग कहते हैं जी हमें दे क्या रहा मुल्क में, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या देंगे मुल्क को? मैं ये कहता हूँ, उल्टी बात करता हूँ, आप पहले तो आप खुद दे कौम को, तब तो खर्चा करेंगे। और यही हमने देखा भी कि पिछले दिनों फॉर्मर FBI चेयरमैन ने भी यही बात की कि आप ये जो 50,000 से ज़ायद की जो बाइंग हो रही है या फिर ये जो आड़ती हैं, इनको भी जब डॉक्यूमेंटेशन में लाने की कोशिश की तो लोगों ने भी एहतजाज शुरू किया। बट थैंक यू सो मच सर, अली करीम साहब हमारे साथ मौजूद। सिचुएशन इज़ के आप फाइलर्स इसलिए बने बिकॉज पाकिस्तान की मईशत में सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स का हाथ नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे दुकानदारों का, उन छोटे छोटे आड़तियों का भी बहुत बड़ा रोल है कि जो अपने जो गोशवारे हैं, जो असेट्स हैं, वो जाहिर नहीं करते या फिर फॉल्सफुली उनको कम जाहिर करने की कोशिश करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो टैक्स देते ही नहीं हैं। तो जो फाइल नहीं करेंगे, अपने असासे करेक्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, अगर आप एक आम आदमी अपने असासे करेक्ट डिक्लेयर नहीं करेगा तो उसका कोई हक नहीं बनता कि कल को कोई पॉलिटिशियन गलत असासे डिक्लेयर करे तो उस पर सवाल उठा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें। नूरियाबाद पावर प्लांट में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुराद अली शाह पर फर्दे जुर्म के लिए 7 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, बताइएगा। देखिए, अहम पेशरफ सामने आई है। जाली अकाउंट स्कैंडल का ही रेफरेंस था जिसमें मुराद अली शाह को मुल्ज़म नामजद किया गया था। नूरियाबाद पावर प्लांट लगाने की आड़ में नैब का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। इसमें अब 7 अक्टूबर को फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई है और एहतसाब अदालत ने मुराद अली शाह समेत तमाम जो इसमें नामजद मुल्ज़मान हैं उनको ज़ाती तौर पर हाजिर होने की ये नोटिस जारी कर दिए हैं कि 7 अक्टूबर को सब मुल्ज़मान पेश हों, जहाँ उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 66 वाल्यूम पर मुश्तमिल ये एक रेफरेंस था जो दायर किया गया था। इससे पहले मुराद अली शाह और दीगर मुल्ज़मान ने उसमें एतराज़ात आयद कर रखे थे कि इस वाल्यूम में जो रेफरेंस है इसमें कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो पढ़ने काबिल नहीं है। वो एतराज़ात ने अपने कल दूर कर दिए थे, जिसके बाद अब ये नई पेशरफ सामने ये है कि फर्द जुर्म की तारीख इसमें मुकर्रर कर दी गई है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते शो में और अब आपको ये बताते हैं कि तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा और कायद आज़म के देरीना दोस्त सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, इन्हें सिंध का पहला गवर्नर होने का एजाज़ भी हासिल है। हिंदुस्तान से मुहाजिरीन को पाकिस्तान लाने के लिए दिन रात एक की और खूब फिर इनकी खिदमत भी की। मगर इस हस्ती की खिदमत और जिदोजहद को फरामोश कर दिया गया। वो कैसे? शयान सलीम की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कूड़े का ढेर और मलबे के दरमियान 4 दीवारी में कैद एक कब्र, कौम के मोहसिन की कब्र। सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह 1879 में शिकारपुर में पैदा हुए। इनका शुमार तहरीक पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के रहनुमाओं और कायदे आज़म के करीबी साथियों में होता था। वो 1937 से 1938 और 1942 से 1947 तक सिंध के वजीर आला रहे।
पाकिस्तान में आज़ादी का सूरज तुलू हुआ तो महाजरीन को कराची लाने, मुख्तलिफ मकामात पर बसाने और ख्याल रखने में सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह और इनकी अहलिया ने भरपूर किरदार अदा किया। महाजरीन की तो खदमात इन्होंने इतनी की कि इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमने हुकूमत से कुछ लेना है। यहाँ तक कि ये तनख्वाह की मद में एक पैसा वसूल नहीं करते थे और अपने ही जो कुछ जमा पूंजी थी, जो कुछ इनके पास था, ये महाजरीन के लिए ये चीज़ें जो है वो कुर्बान कर देते थे। सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म के शाना बशाना होते। जलसों और सियासी सरगर्मियों में बाबाए कौम के साथ स्टेज पर नजर आते। अंग्रेज सरकार भी उनकी जहानत और काबिलियत की मुतरफ थी। सखर बैराज की तामीर में खिदमात पर इन्हें खान बहादुर का एजाज़ दिया गया। कानूनी उमूर पर मुहारत, सियासी सूझबूझ और इनकी जदोजहद देखकर कायद ने इन्हें सिंध का गवर्नर बना दिया। सिर्फ कायद आज़म के पसंदीदा नहीं थे, अंग्रेज़ इन्हें बहुत माना करते थे और इनकी क्योंकि सखर बैराज उस ज़माने बना जब अंग्रेज़ थे और अंग्रेज़ इनकी कोशिश काविशों से इतना ज़्यादा यानी कि मुतासिर था, वो हर काम जो भी यहाँ होते थे तरक्याती काम, वो उसमें इन्हें शामिल कर। शायद करीबी दोस्त के बिछड़ने का गम था कायदे आज़म के इंतकाल के अगले ही माह, बल्कि सिर्फ 23 दिन बाद सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह भी खालिक हकीकी से जा मिले। इन्हें एमेजिना रोड पर कुतुब आलम शाह बुखारी के मज़ार के साथ ईदगाह ग्राउंड में सुपर्दे खाक किया गया। जिस शख्स की जिंदगी मुल्क और कौम की खिदमत में गुजर गई, आज इसकी कब्र पर कचरा और चार दीवारी बेहिसी की दास्तान सुना रही है। ना अहली, अदम तवज्जो और गफलत की दास्तान। फातिमा जिन्ना जैसे हाशिम रज़ा गज़दार हैं, दीगर हैं जो इनसे करीब थे, ये भी सर हिदायतुल्लाह भी इंतहाई करीब समझे जाते थे। और जब इनका इंतकाल हुआ तो यहाँ इंतकाल के बाद वो आया करती थी और यहाँ के जो कुछ लोग हैं, कुछ बसने वाले हैं पुराने, उनके बच्चों का कहना ये, उनके बच्चे जो अब बड़े हो चुके, उनका कहना ये है कि वो बाकायदा तौर पे उन्हें भी 4 आने 8 आने रुपया इस तरह के पैसे दिया करते। सिंध असम्बली के अरकान के लिए हाल ही में नई इमारत बनाई गई, मगर जो इस असम्बली से 2 बार वजीर आला मुंतखब हुआ, उसको तो जैसे भुला दिया गया। कुछ अरसे पहले तक तो यहाँ हालत ये थी कि इसके अंदर कचरा भरा हुआ था और कचरा कुंडी बनी हुई इनके नाम से। शिकारपुर दीगर जगहों पे स्कूल कायम है जी, लेकिन हमारे आलमिया ये कि कराची में हमने उन्हें पस मंज़र में डाल दिया और इन्हें एक कोने में डालकर 4 दीवारी बना दी और एक स्टोर रूम बना दिए। ईदगाह और इसका अहाता महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम है, लेकिन औकाफ वाले अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हैं। शायद इनकी दिलचस्पी सिर्फ मज़ारात तक महदूद है, जहां से इन्हें खूब चंदा मिलता है। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को कभी नहीं भुलाती, बल्कि उनके अफकार को मशले राह बनाती हैं। कायदे आज़म के करीबी साथी और सिंध के पहले मुस्लिम गवर्नर की ये कब्र हसरत व वीरानी की तस्वीर बनी हुई है, जो बता रही है इस मोहसिन को हम फरामोश कर बैठे हैं, जो क़याम पाकिस्तान से लेकर मुहाजिरीन की खिदमत में पेश रहे। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। अब आपको बताएंगे कि वफाकी मुहतसिब के पास आने वाली शिकायत में से 60-70% बिजली की तकसीम कार कंपनीज के खिलाफ होती हैं। वफाकी मुहतसिब सैयद ताहिर शहबाज ने हमारे नुमाइंदे शहजाद अली से खुसूसी गुफ्तगू के दिखा देते हैं। वफाकी मुहतसिब वो इदारा है जो 60 दिन में आपको घर की दहलीज तक फौरी और मुफ्त इंसाफ पहुँचाने का दावेदार है। हमारे साथ इदारे के सरबराह वफाकी मुहतसिब सैयद ताहिर शहबाज मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि तेज़ तर इंसाफ का ये सिस्टम कैसे अवामी मसाइल फौरी हल करता है। सर, रवां साल कितनी शिकायत दायर हुई, कितने लोगों को इंसाफ मिला और कितने केसेस अभी भी ज़ेर समाअत हैं? अब तक 75,000 से ज़्यादा फैसले हो चुके हैं, कोई 8,000 इस वक्त सुने जा रहे हैं। अगर आपकी मुराद पिछले साल से जिसकी हम रिपोर्ट फाइल कर चुके, तो पिछले साल पूरे साल में हमने 1,33,000
फैसले किए थे और सब के सब हमने 60 दिन की मुद्दत के अंदर किए थे। सबसे ज्यादा शिकायत किस इदारे के खिलाफ थी और इनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाइयाँ हुई? जो मेजर हमारी है ना शिकायत, वो हैं बिजली की ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, मेजर पोर्शन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये ले जाती हैं कोई 50-60% शिकायत। उसके बाद गैस है, सुई नादरन और सुई सदरन, और फिर नादरा की काफ़ी होती हैं क्योंकि बहुत लोगों को वास्ता पड़ता है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी चूँकि ओपन यूनिवर्सिटी है, बहुत तालिब इल्म है, इनकी बहुत होती हैं। फिर पिछले साल बहुत शिकायत थी एहसास प्रोग्राम चूँकि नया शुरू हुआ था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो पहले से चल रहा था। जब भी शिकायत आती है उसी दिन रजिस्टर होती है, उससे अगले दिन सुनी जानी शुरू हो जाती है, 60 दिन में फैसला हो जाता है और बहुत सारे केसेस में लोगों को ज़ाहिर रिलीफ भी मिला है। शिकायत का डाटा देखकर लगता है कि मौजूदा हुकूमत में मसाइल बढ़े, क्या ये बात वाकई दुरुस्त है? अगर आप शिकायत रेलवे की करते हैं, अगर आप शिकायत पोस्ट की करते हैं, अगर आप शिकायत मजहबी अमूर की वजारत में करते हैं, तो वहाँ उनके सिस्टम पे जो शिकायत आती है वो हमारे सिस्टम पे भी हमें नज़र आ रही होती है। और सिस्टम ऐसा बन गया है कि 30 दिन में रिजॉल्व ना हो तो खुद ब खुद इधर आ जाएगा। तो कोई पिछले साल हमारी 50% शिकायत इस तरह भी आई, तो ज़्यादा जो बढ़ा है ना नंबर, वो इन इनोवेटिव तरीक़ों की वजह से बढ़ा है। मतलब है कि मैं 2017 में जब आया था तो कोई 80,000 के लगभग कंप्लेंट्स आई थी, उससे अगले साल भी तकरीबन इतनी थी, लेकिन उससे अगले साल जब ये सारा फ़ायदा हुआ तो 1,33,000 आ गई। अभी भी हम 1 लाख से ज़्यादा का अमकान हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी सितंबर भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी अगस्त के आखिर तक 75,000 के लगभग हम निपटा चुके हैं चीज़ें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनके मसाइल बहुत हैं, इस वजह से मसाइल हैं कि वो गैर हाज़िर हैं, वो दूसरी जगहों पे हैं और यहाँ मसले हैं। एयरपोर्ट पे बड़े मसाइल होते हैं जाते आते, तो जितने डिपार्चर लाउंज हैं ना, इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज जितने हैं पाकिस्तान में, सब पे हमने फैसिलिटेशन डेस्क बनवाए हैं। अगर किसी का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है, कोई मसला, वहीं पे बन जाएगा, एयरपोर्ट पे उसी डेस्क पे बन जाएगा, वो सहूलत फराहम कर दी गई। पासपोर्ट का कोई मसला है वहीं पे हल कर लिया जाएगा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आज खुद नोटिस लिया था और इसकी बुनियाद असल में ये थी कि ख़वातीन और बच्चों के जो मसाइल हैं, मिजरेबल कंडीशंस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमन इन जेल्स, उस पे फिर उस वक्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी मुहतसब के ज़िम्मे ये लगाया कि इस मामले का जायज़ा लेके एक रिपोर्ट पेश की जाए। हमने वो रिपोर्ट पेश कर दी। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और सेशन जजेस सब ने कहा कि ये सिफारिशात बड़ी मुनासिब हैं। 7-8 बुनियादी सिफारिशात थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी भी वफाकी मुहतसब करें और उसमें हर 3 महीने बाद जायज़ा लेके हम रिपोर्ट सबमिट करते हैं। अब तक 8 रिपोर्ट्स उसके बाद से हम अमल दरामद की पेश कर चुके हैं। अब 9th रिपोर्ट तकरीबन तैयार है जो सितंबर के आखिर में जाएगी। ड्रग एडिक्ट्स को अलहदा करने का मसला था, सेग्रीगेशन का, औरतों और बच्चों के लिए अलहदा सेल्स प्रॉपर वहाँ सहूलियात होने का, जहाँ बच्चे थोड़े बड़े हैं वहाँ तालीम का, हेपेटाइटिस के मामलात को देखने का, फिर कोरोना का मामला आ गया उसको देखने का, हेल्थ डेस्क बन गया हर जगह। लेकिन बहुत सारा काम अभी होने वाला है। बहुत सारा मसला ओवर क्राउडिंग से है। जो बड़ी जेलें हैं, कराची की मेन जेल, कोट लखपत जेल, पेशावर की जेल, जो बड़ी जेलें हैं वहाँ ओवर क्राउडिंग बहुत है। छोटी जेलों में कम है, बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत है। कंप्यूटराइज कर रहे हैं सारा रिकॉर्ड, प्रिजन का हो गया है, पुलिस का हो गया है, अदालतों का हो गया है, लेकिन मसला ये है कि उसको हम चाहते हैं, हमने रिकमेंड किया था कि इंटीग्रेट किया जाए। जब आप पे पर्चा हो, जब आप जेल जाएं, जब आपका मुकदमा चले, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो। एक क्लिक पे अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चाहे, अगर मुहतसब चाहे, अगर कोई चीफ सेक्रेटरी चाहे, ये FIR है, पता चले कब दर्ज हुई, कितने दिन तफ्तीश में लगे, कितनी चालान में डिले हुआ, अदालतों में कितनी पेशियाँ हुई, कब पुलिस लेके ही नहीं गई कैदियों को, कितनी दफ़ा लेके गई, मुकदमे का फ़ैसला कब हुआ, जेल में कितनी देर रहा, वहाँ पे उसके साथ क्या सलूक हुआ। एक क्लिक पे मुझे हर बंदे का पता चल जाए। ये है मिशन। हमने एक इम्प्लीमेंटेशन का अलहदा विंग बनाया है, उसमें एक ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर उसके इंचार्ज हैं, एक मेजर जनरल रिटायर्ड उसके मेंबर हैं, 2-3 DG हैं, 14 ऑफिस में हर जगह इम्प्लीमेंटेशन डेस्क हैं, और पूरी एफर्ट होती रहती है। और उसमें अगर कोई बहुत मसला हो तो हम कार्रवाई भी कर सकते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़, लेकिन कोशिश करते रहने से वो इम्प्लीमेंट होते रहते हैं, पर देर सवेर कई दफ़ा हो जाती है। यानी पिछले साल 1,33,000 हमारे वो थे ना, तो उसका सिर्फ 1%
ऑलमोस्ट 1%, 0.89 एग्जैक्टली रिव्यू दाखिल हुए थे जो मेरे पास आए, और सदर मुमलिकत के पास 0.24%, यानी 1% का चौथा हिस्सा शिकायत गई। तो ये कुछ 300 कुछ थी, और उनमें से भी 2-4 के अलावा उन्होंने हमारे फैसलों को इंडोर्स किया। और इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम हो गया ख़त्म। कल आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे बहुत सारी खबरों के साथ, और एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अच्छी बात ये कि द कोविड रेट इज़ कमिंग डाउन। हमारी बात मानना आप शुरू हो गए हैं, तो हम ना माने, अपनी बात मान लें, अपने घर वालों की बात मान लें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सबसे बढ़ के वैक्सीनेशन करवाएं प्लीज़। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।